अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड अस्थमा। ओके, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, इसे इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज इट इज़ अकर इन चाइल्डहुड। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली डिजीज़ है एक तरीके से, क्योंकि ये चाइल्डहुड में होती है। मोस्ट कॉमन 80% केसेस जो होते हैं वो कैसे में मिलते हैं? बचपन में मिलते हैं और चाइल्डहुड एज में मिलते हैं। मान के चलो 6 ईयर से कम एज में। तो इसमें होता क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये ब्रोंकिस जो होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, इनमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो खुद सोचो, अगर इसकी ये मस्कुलर मसल्स जो हैं ये इरिटेट होंगी। जब इरिटेट होती हैं तो ये क्या करती हैं? कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, और कॉन्टैक्ट हो जाएंगी तो हम क्या होगा? जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं या हवा ले रहे हैं वो क्या होगी? प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाएगी लंग्स में, क्योंकि ये इरिटेट हो जाएंगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को हमें मिलता क्यों है। यहाँ पे हम ये समझने की लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किताबी लैंग्वेज आप किताब से पढ़ लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जब डेवलप हुई, इन्फ्लेमेशन होगा तो ये मसल्स इरिटेट होंगी। मसल इरिटेट होने की वजह से क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। अब मसल कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, ब्रोंकस कॉन्टैक्ट हो गई तो उसमें क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ होगी। ब्रोंको स्पाज्म ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, ठीक है। कफ ड्यू टू ब्रोंकल स्पाज्म। जब ब्रोंकस स्पाज्म में चला गया तो खांसी आएगी। उससे लगेगा जैसे इसके मोस्ट कॉमन कॉज जो क्या होते हैं? एलर्जन होते हैं या कोई हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकस। ठीक है, ये दो मेन इसके कॉज हैं मेनली। तो इसमें क्या होता है जब ओके, तो इसमें क्या रहता है? मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंकस, या फिर कोई फॉरेन बॉडी। अगर कोई फॉरेन बॉडी आती है जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो उसे हमारा रेस्पिरेटरी का ये कफ एक मेजर सिम्टम है या मोस्ट कॉमन सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये क्या करता है? कफ एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक तरीके से। ये करता है फॉरेन बॉडी को निकालने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या करेगा? फॉरेन बॉडी को, नहीं तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना, इसीलिए कफ आती है। अब इसमें क्या होगा? ब्रोंको स्पाज्म में चला गया ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। कफ आएगी, खांसी आएगी ड्यू टू ब्रोंकल स्पाज्म। इनहेल करने में, बाहर हवा को निकालने में, या इनहेल करेगा या बाहर निकालेगा तो उस केस में क्या आएगी? हमें खांसी आएगी, और साउंड वीजिंग साउंड हमें सुनने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेथलेस मिलेगा, डिस्निया होगी, सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी। अब मैंने बताया जैसे कि मेन कॉज ऑफ अस्थमा क्या होते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एयरवे। एयरवे जो है इसकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, या फिर कोई एलर्जी हो। एलर्जी में एरो एलर्जेंस होगा, या फ्लूइड एलर्जेंस होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, या माइनर इंसेक्ट होगा, ये इनसे बंदे को एलर्जी हो सकती है। अब जैसे फूड एलर्जन मान लो, बच्चों को जैसे एग हो गया, ग्राउंड नट हो गया, एटसेट्रा से क्या होती है? एलर्जी होती है। जब ये स्टमक में जाते हैं तो स्टमक से रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे, क्रैम्पिंग मिलेगी, ठीक है, ब्लोटिंग मिलेगी, पेट फूल जाएगा, लूज मोशन हो सकते हैं, गोस इनटू ब्लड थ्रू इंटेस्टीन। अब लूज मोशन जब होंगे तो इसमें ब्लड में भी जा सकता है थ्रू इंटेस्टीन के द्वारा। तो इसमें इंटेस्टीन में जब चला जाएगा तो स्किन रेसेस आ जाएंगे एकदम। साइड इफेक्ट के तौर पे जो एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे या उसके रिएक्शन मिलेंगे, स्किन एसिस हो गया, नोज में चला जाएगा तो राइनाइटिस हो जाएगी, लंग्स में तो कफ तो आ ही रहता है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एलर्जिक डर्मेटाइटिस होगी। ठीक है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस में क्या होगा? एटोपिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द डर्मिस, या मतलब स्किन की क्या होगी? इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। तो इससे भी क्या होता है? कोई एलर्जन केस चले जाएंगे, इसमें चिक जो होने हैं, गाल रेड कलर के दिखाई मिलेंगे, स्किन रेड हो जाएगी। फैमिली हिस्ट्री मिलती है क्या? एलर्जी पेशेंट अस्थमा, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई पेशेंट होगा किसका? अस्थमा का। कुछ लोगों के एयरवे के होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इट इज़ पर्सनल प्रॉब्लम, देयर इज़ नो फैमिली हिस्ट्री। किसी के हाइपर सेंसिटिव हैं, ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब क्या होगा? अचानक हो गई तो क्या होता था? फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद कफ हो गई, कफ प्रोलॉन्ग्ड हो गई, लेकिन इन्फेक्शन ठीक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन क्या है? इसमें हो क्या रहा था? अस्थमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकस स्पाज्म में जा रहे थे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से कफ आ रही थी। और ये हमने बताई जब इन्फ्लेमेशन होगा तो एयरवे के होंगे, कॉन्टैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से अस्थमा मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। इसमें होता है कि बार बार डिस्निया होता है, अस्थमा क्या होता है? बार बार आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फैमिलियल अटोपिक हो सकता है, या मोर कॉमन होता है फैमिली के लिए वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉन फैमिलियल नॉन अटोपिक ये इतना कॉमन नहीं होता। ये हो सकता है नॉन फैमिलियल होता है, वायरस की वजह से हो सकता है, ये फूड एलर्जिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? ड्यू टू एलर्जिन की वजह से हो रहा है, एलर्जिन की वजह से डस्ट या पॉलन ग्रेन हो गया है, ड्यू टू वायरस की वजह से। अस्थमा से पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, फूड एलर्जी जैसी टेरिटरी भी होगी। अस्थमा से पहले क्या होती है? ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है, एलर्जिन की वजह से जब होगा, क्योंकि एलर्जिन क्या जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है तो स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में जाएगा तो एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे मैंने बताया ना, इंटेस्टाइन में जाएगा तो ब्लड के थ्रू क्या जाएगा, डिफरेंट ब्लड वेसल से तो कहीं भी जा सकता है, तो नोज के पास चलेगा तो राइनाइटिस कॉज कर देगा, फूड एलर्जी कॉज कर देगा, जिसमें ब्लोटिंग मिलेगा, क्रैम्पिंग पेन मिलेगा, ठीक है, वो सारे सिम्टम मिल जाएंगे देखने को। अब इसमें क्या होगा, कफ एक्सटर्नल डिस्निया, ठीक है, कुछ करने पे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। सेल्फ रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर रिस्ट्रिक्शन कर दोगे फिजिकल एक्टिविटी का तो थोड़ा आराम मिल सकता है। अब क्या होगा, बीमारी अगर बढ़ जाएगी, अस्थमा वाला केस बढ़ जाएगा तो कफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। बैठने वाली कंडीशन में, रेस्ट केस में भी क्या मिलेगा, डिस्निया देखने को मिलेगा। स्पीकिंग फीडिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, मतलब बच्चा अगर है 6 साल से कम का है, मतलब 2-3 साल का है, अगर वो फीडिंग कर रहा है, इस एज का है, तो फीडिंग करने में उससे क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, और रेस्ट डिस्निया मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, निमोनिया क्या होता है, एक वक्ती प्रॉब्लम होती है। निमोनिया क्या होती है, मतलब फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो गया लंग्स में, ठीक है, तो एक समय तो लिमिटेड टाइम तक रहती है, ठीक हो जाता है। अस्थमा क्या होता है, अगेन एंड अगेन होता है, इसके अटैक जो पड़ते हैं बार बार पड़ते हैं, इसलिए ये सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रेस्ट डिस्निया मिल जाएगा, मतलब बंदा बैठा है आराम वाली कंडीशन में, उसमें भी क्या मिला, डिस्निया हो रहा है। इट इंडिकेट्स मोर सीवियर डिजीज़। रेस्ट, अगर रेस्ट मतलब रेस्ट कंडीशन में है पेशेंट, बच्चा, और उसमें डिस्निया मिल रहा तो ये इंडिकेट कर रही है बहुत सीरियस टाइप की डिजीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्हीजिंग सुनाई देगी विद हाई पिच, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है विद फोर्स के साथ ऐसे सांस लेना पड़ रही है, सत्य सीधे एक्सेसिव डिस्निया देखने को मिलेगा। और इसमें एक्सेसिव डिस्निया जब होगा, खुद सोचिए, जब बंदा सांस लेने पर मजबूर है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा सही से, तो वो बोल भी नहीं पाएगा सही से, जब बोल नहीं पाएगा तो उसके इम्प्रॉपर सेंटेंस वो पूरा निकाल ही नहीं पाएगा, वो वर्ड में बहुत करेगा, एक एक शब्द बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, फिर सांस ले रहा है, फिर शब्द बोल दिया, तो उसे मुकम्मल सेंटेंस वो बोल नहीं पाएगा, ठीक है। चेस्ट रिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो ब्रेन क्या होने लगेगा, सोने लगेगा। ब्रेन क्यों सोने लगेगा, ब्लड में हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ है, ब्लड को मतलब ब्रेन को भी नहीं पहुंचेगी, जब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पे उसका उसे ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, ग्लूकोज छूटेगा नहीं, तो ऐसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, तो इसमें क्या होगा, कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। और इतनी ज़्यादा चेस्ट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि रेस्पिरेटरी फेल्योर में भी जा सकता है, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। चाइल्डहुड अस्थमा मोनली कॉज क्या बता दिया हमने, एलर्जी को हो सकता है, ये वायरस हो सकता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, एक्सरसाइज अगर ज़्यादा कर रहा है तो भी डिस्निया वाली प्रॉब्लम, अस्थमा के अटैक पड़ सकते हैं। कोल्ड एयर हो गया, ब्रोंको स्पाज्म ड्यू टू कोल्ड एयर, ठंड की वजह से ब्रोंकस जो चलेगा स्पाज्म में चलेगा। परफ्यूम्स, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को फ्यूम से होती है, पेंट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया हमने, नॉन एलर्जन के कॉज हो सकते हैं, कुछ एलर्जन कॉज हो सकते हैं। एलर्जन कॉज होंगे तो उसमें फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलेगी, नॉन एलर्जन कॉज होंगे तो उसमें नॉन फैमिलियल, इट इज़ पर्सनल हो सकता है, ठीक है। नॉन एलर्जन कॉज होते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, स्पाज्म होगा तो कफ प्लस ब्रीदिंग क्या करें, सिम्टम देखने को मिलेगा। कफ प्लस ब्रीदिंग प्लस डिस्निया, एक्सर्नल मिनिमल एक्सर्जन या रेस्ट के तौर पे भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे केस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस किस से कर सकते हैं इसकी। राइनोसाइनोसाइटिस से कर सकते हैं सही है, ट्रैकियो ब्रोंको मलेरिया से कर सकते हैं। सब चिल्ड्रन हैव सॉफ्ट कार्टिलेज रिंग, सब चिल्ड्रन जो ब्रोंकाई होती है इसमें सी शेप कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सॉफ्ट कार्टिलेज रिंग पाई जाती है किसी में। अब सॉफ्ट कार्टिलेज ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई हैं तो वो क्या करेंगी, एकदम कॉन्टैक्ट कर जाएंगी ना, कॉन्टैक्ट कर जाएंगी तो ब्रोंको क्या होगा, स्पाज्म में जा सकता है, ठीक है, उस केस में। देन दिस इज़ नोन, सांस लेने की आवाज़ गले से आती है बार बार, क्या होती है, कफ होती है, ठीक है। स्ट्राइडर, जैसे हम कहते हैं स्ट्राइडर देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे वो तो एग्जामिनेशन का हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कॉज क्या सकते हैं, हमने बताया था, इन्वायरमेंट हो सकते हैं, स्मोकिंग भी हो सकती है। एडल्ट अस्थमा की बात कर रहे हैं, एडल्ट में अगर अस्थमा हो रहा है तो इस केस में स्मोकिंग भी एक मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है। फॉरेन बॉडी हो गई, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई। अब GERD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी कैसे हो सकता है, जब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारी स्टमक होता है उसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इतना ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये कुछ होता है ऊपर की तरफ भागता है, वो जब HCl ऊपर की तरफ भागता है तो इसोफेगस की तरफ, तो इसोफेगस क्या होगा भाई, ख़राब हो जाएगा, तो हर ऑर्गन का अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, तो वो उससे बचना चाहेगा, तो इसोफेगस क्या चला जाएगा, स्पाज्म में चला जाएगा। अब इसोफेगस स्पाज्म में जाएगा, उसी के आगे क्या है, ब्रोंकस है, तो ब्रोंकोस्पाज्म में हो जाएगा, तो ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो वही वाले सिम्टम देखने को मिल जाएंगे, कफ प्लस ब्रीदिंग, तो ये डे नाइट स्लीप करेगा। व्हेन चाइल्ड फीडिंग मिल्क, जब बच्चा क्या करेगा, फीडिंग करेगा मिल्क की,
तो स्फिंक्टर ओपन होंगे, स्फिंक्टर ओपन होंगे, सम अमाउंट ऑफ एसिड ईसोफेगस में आ जाएगा, सम अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा, ईसोफेगस में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, तो अटैक ऑफ अस्थमा क्या होगा, ड्यू टू GER गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ की वजह से। डायग्नोसिस बनाएंगे तो CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होगा, ईओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे ड्यू टू एलर्जी की वजह से हुआ है। एक्सरे चेस्ट, जब ब्रोंकोस्पाज्म में चला गया तो जैसे हमने क्या करा, हवा ले रहे हैं, बंदा ऑक्सीजन ले रहा है तो अंदर चली गई और वो स्पाज्म में चला गया तो हवा अंदर भरी रहेगी, तो जो हवा की शैडो आती है वो ब्लैक आती है। तो चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो उसमें ब्रोंकस दिखाई नहीं देंगे, पूरा ब्लैक लंग्स दिखाई देगा। जैसे एक्सरे में क्या होता है, ब्रोंकस की इमेज नहीं बनती है, लंग क्या होता है, फिल विद एयर, एब्रियस ब्लैकिस, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म में चला गया, अब जो अंदर एयर भर गई थी वो एक्सपायरेशन उसका हो नहीं पाएगा सही तरीके से, बाहर नहीं निकल पाएगी, एक्सपेल आउट नहीं होगा, तो जिसकी वजह से जो एयर की एक्सरे में इमेज आती है वो ब्लैक आती है, जिसकी वजह से सारा ही ब्लैकिश दिखाई देगा। ब्लड वेसल वाइट लाइनिंग दिखाई, ब्लड वेसल जो होंगी वाइट लाइनिंग दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की इमेज क्या आती है, वाइट आती है। दीज आर ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, वैन अकर ब्रोंकोस्पाज्म हवा बाहर नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से लंग अपीयर डार्क ब्लैक दिखाई देंगे, ठीक है। ये स्पायरोमीटर टेस्ट होता है, इसमें देखते हैं 90 ml 100 ml, फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम देखते हैं, फोर्सफुल वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, अगर 75% से कम है तो ये भी नॉर्मल नहीं है, फिर सेकंड स्टेज आ गया, 35% से भी कम हो जाती है तो ये कहलाती है मोर सीरियस डिजीज़ कहलाती है, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी कर लेंगे, ब्रोंकोस्कोपी क्या करते हैं, स्कोप डालकर उसका एग्जामिनेशन करना, किसी भी ऑर्गन, स्कोपी वर्ड वहाँ लगाते हैं, किसी भी ऑर्गन के साथ जब लगाते हैं तो हम उसका अंदर जाके एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी, तो ब्रोंकस में डालेंगे, उसमें हम एग्जामिनेशन करेंगे कि फॉरेन बॉडी तो नहीं है, ब्रोंकिटिस तो नहीं है, ठीक है, कफ पे डिस्पोटम आ रहा है, वीजिंग आ रही, क्रेफ्ट्स इन लोअर पार्ट। तो अभी तक हमने बात की कि अस्थमा के बारे में, डेफिनेशन पढ़ा, सिम्टम पढ़े, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ी। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड अस्थमा क्या है, अस्थमा क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द एयरवे कॉजिंग एपिसोडिक एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एयरवे, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी जैसे हमने बनाया एयरवे की हो सकती है, कॉज बाई सम एलर्जन एंड अदर प्रोपोएक्टिव एक्सपोजर, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, क्या होता है उसका एयरवे, क्या होता है कि लंग्स का हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म में चला जाता है। अस्थमा प्रिडिक्टिव इंडेक्स ऑफ चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन हु डेवलप रिकरेंट वीजिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, ओनली फ्यू विल डेवलप persistent asthma in later childhood, predictive factors are मेजर क्राइटेरिया हो सकता है, कुछ माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में क्या हो सकता है, पेरेंट अस्थमा आ सकता है, एक्जिमा आ सकता है, इनहेल्ड एलर्जन सेंसाइटाइजेशन। माइनर क्राइटेरिया की बात करें तो मेल जेंडर मोर कॉमन होते हैं अस्थमा के, तो ये माइनर क्राइटेरिया इतना ज़्यादा मेजर नहीं है। एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, वीजिंग ड्यू टू सम कॉज एक्सेप्ट फ्रॉम कोल्ड, GERD की वजह से, जैसे ही पढ़ा ही चुका हूँ। एटिपिकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन लाइक क्लेमाइडिया, फूड एलर्जी, सेंसाइटेशन, ईओसिनोफिल बढ़े हुए मिलेंगे 4% ज़्यादा, ठीक है। इसमें प्रेजेंस ऑफ 1 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया इंडिकेट्स इंक्रीज रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं। ये क्यों कह रहे हैं, वो एक मेजर फैक्टर कोई है और 2 माइनर फैक्टर हैं, तो ये होता है इंक्रीज बढ़ जाता है रिस्क किसका, अस्थमा का। टाइप्स ऑफ अस्थमा इन चाइल्डहुड, रिकरेंट वीजिंग इन टू मेन टाइप, रिकरेंट वीजिंग इन अर्ली चाइल्डहुड मेनली ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नॉन एटोपिक, क्रोनिक अस्थमा एसोसिएटेड विद एलर्जी विच परसिस्ट इनटू लेट चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एटोपिक। क्लिनिकल फीचर देखने 80% केसेस अकर लेस देन 6 ईयर ऑफ एज, मोर कॉमन होता है कितने बच्चों में होता है और मोर कॉमन मेल में है, फीमेल जेंडर के हिसाब से देखें तो। इंटरमीडिएट ड्राई कफ एंड एक्सपायरेटरी वीजिंग मिलेगी, इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी, रेस्ट चेस्ट टाइटनेस मिलेगी इन ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। यंगर चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफ नॉन फोकल चेस्ट पेन मिलेगा, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन टू फिजिकल एक्टिविटी, जनरल फटीग इज आल्सो कॉमन, क्योंकि जनरल फटीग क्यों मिलेगी, इस फाज में चलाएगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन जा नहीं रही है तो प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा नहीं एनर्जी का, तो फटीग देखने को थकावट मिलेगी। सिम्टम्स आर मोर सीवियर ड्यूरिंग नाइट केस में क्या होता है, बंदा लेट जाता है तो अगर बंदा खड़ा रहता है तो उसकी ब्रोंकस जो होती है स्ट्रेट रहती है, स्ट्रेट जब वो रहती है तो उस केस में क्या होती है, हवा जल्दी जा सकती है। लेकिन जब बंदा हॉरिजॉन्टल केस में होता है, लेटा हुआ होता है, तो उस केस में जो इन्वायरमेंट से हवा जाती है वो और दिक्कत होती है आने में, तो इसलिए सीवियर सिम्टम जो होते हैं सीवियर हो जाते हैं नाइट में, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्वेशन इन्फेक्शन
और एलर्जन इनहेलेशन। ड्यूरिंग द डे सिम्टम इंक्रीज ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी और प्ले। और ड्यूरिंग दिन के दौरान क्या होता है, अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तब सिम्टम सीवियर होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, इन माइल्ड केस ब्रेथलेसनेस मिलेगी ड्यूरिंग वॉकिंग, चेस्ट एग्जामिनेशन में बी नॉर्मल बट आफ्टर फ्यू एक्सेलेशन वीज में बी हेard, टैकीकार्डिया और नॉर्मल हार्ट रेट, टैकीकार्डिया मिल सकता है या नॉर्मल हार्ट रेट मिलेगी। पेशेंट इज इरिटेबल होगा, टॉक्स इन फुल सेंटेंस में बात करेगा इन माइल्ड केसेस में। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सर्वेशन ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट इरिटेबल होगा, टॉक्सिन फ्रेसेस में टुकड़ों में बात करेगा। एक्सपायरेटरी वीजिंग एंड प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी फेज, डिक्रीज ब्रीथ साउंड उसका कम हो जाएगा। टैकीकार्डिया मिल सकती है इसमें। ठीक है, 120 से ज़्यादा हार्ट रेट मिलेगी देखने को। सीवियर एक्सर्वेशन में क्या होगा, ब्रेथलेस एट रेस्ट इरिटेबल होगा, टॉक इन वर्ड्स, यहाँ वर्ड्स में बात करेगा, एक एक वर्ड बोलिए, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं, ज़्यादा डिस्निया क्रिएट हो जाएगा उसमें कि सांस लेने पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त पेश आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, वर्ड्स निकालेगा, कुछ बोल दिया कुछ बोलिए, प्रॉपर सेंटेंस वो बोल नहीं पाएगा। नेज़ल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी, इंटरकोस्टल सुपर एक्सटर्नल रिट्रैक्शन होगा, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स यूज़ करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा जैसे उसमें बंदा जब नॉर्मली सांस लेता है तो उसका डायफ्रामेटिक जो पार्ट होता है वो केवल अब मतलब नॉर्मल डायफ्राम ऐसा होता है शेप का, ठीक है, ऐसा डोम शेप। तो जब बंदा इंस्पिरेशन करता है तो नीचे जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो हवा क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो गया। तो जब ये ऊपर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर निकल जाएगी हवा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, बंदा सांस ले नहीं ले पा रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है तो इतनी ज़्यादा उसमें क्रिएट हो जा रही है, उसे ऑक्सीजन तो चाहिए ना चाहिए, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, इन मोस्ट सीवियर केसेस में वो ड्रॉसी एंड कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्शियस वगैरह ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो गया है, इतना ज़्यादा सीवियर केस हो गया है कि ड्रॉसी एंड कंफ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है, इफेक्चुअल कफ मिलेगी, वीजिंग इज नॉट हेयर, इनएबिलिटी टू स्पीक, बोल ही नहीं पाएगा, साइनोसिस हो जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम हो चुका है। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, साइलेंट चेस्ट मिलेगा। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।